कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ प्रिया। 12 बज चुका है, सचिव फोन इन प्रोग्राम आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी, यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक फोन लाइन खुली रहेंगी। मैं सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर्स नोट करवा देती हूँ ताकि जब मैं आपको विषय बताऊंगी, आज हम जिन विशेषज्ञ से चर्चा करने वाले हैं, तो आप फटाफट फ़ोन उठाएंगे और अपने सवाल उनके साथ रख पाएंगे। 0755 भोपाल का कोड है, यानी भोपाल से बाहर अगर आप फ़ोन लगाएंगे तो ये कोड लगाना पड़ेगा 26600049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा आप निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टोल फ्री नंबर भी नोट करते चलिएगा 1800233040। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहे हैं आपको नोट डाउन करना है और इसके साथ ही आपको विषय, जैसे ही मैं बताऊं तो विषय से संबंधित संक्षिप्त में सवाल करने हैं। और एक अनुरोध अभी से कर देती हूँ क्योंकि बीच में मौका नहीं मिलेगा, जब आप सवाल रखते हैं ना तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। बहुत खुशी होती है कि आप हमारा प्रोग्राम उस वक्त देख रहे होते हैं और फिर सवाल करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज की तिथि क्या कहती है। उसके पहले ये बता दें कि गर्मी तेज पड़ रही है, बता क्या दें, ये तो महसूस करने वाली बात है, तो इसलिए अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए और भी बहुत सारी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तिथि बता देते हैं कि आज की तिथि क्या कहती है। तिथि बता रहे हैं विक्रम संवत जो है वो 2080 है। आषाढ़ माह हम आपको बता रहे हैं, आषाढ़ माह की हम बात कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष है, दशमी तिथि भी है। और 13 जून की हम बात करेंगे, यानी कि आज की तारीख मैंने बता दी है और मंगलवार है। हम बता रहे कि आज जो आपके जो दिन है, आज दिन मंगलवार है, आज का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। सभी लोग अपनी पूजा अर्चना में लगे होंगे, तो बता दें ये हमने तिथि स्क्रीन पर बताई थी। और इसी के साथ, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज जिनका जन्म दिवस है या जिनके लिए भी आज का दिन खास है, तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दूरदर्शन परिवार खूब सारी शुभकामनाएं देता है। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और बता देते हैं कि 14 तारीख से लेके 21 जून तक, क्योंकि स्वस्थ रहने की मैंने बात कही ना, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया ही जाता है, योग सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 जून से शुरू होकर 21 जून तक ये चलने वाला है। तो हम इस विषय पर भी बात करने वाले हैं, इस सप्ताह से जुड़ी हुई चर्चा भी करेंगे। तो वहीं हम चर्चा करेंगे कि भाई गर्मियों में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। विशेष रूप से हमारे साथ उदयपुर से एक विशेष डॉक्टर साहब जुड़ने वाले हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अब क्रम ये बोल रहा है कि मैं आपको बता दूं आज का सुविचार। विचार कह रहा है कि नज़र से नज़रिए का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चल ही जाता है। ज़रूरत नहीं है अपना परिचय देने की। जब बोलते हैं ना कि जैसे ही इंसान ने मुंह खोला और समझ में आ गया कि भाई आप कितने पानी में हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ कितना बोलना है। मतलब बोलना तो हम बचपन में सीख जाते हैं, लेकिन कहाँ कितना बोलना है ना, ये तो ज़िंदगी भर लगा रहता है। सुविचार के साथ अब आज की तारीख, चूंकि हम आज की तारीख के पहले आज के दिन की आपको बता देते हैं कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण महाकुंभ आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार ने जैसे भोपाल से इसकी शुरुआत, हम आपको बता दें कि राजगढ़ में आयोजन होगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसको प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी सरकार मानी जाती है। तो कर्ज माफ़ी के लिए इसका ये प्रोग्राम होगा। आप अपने घर में बैठकर 2 बजे से राजगढ़ से इस लाइव को देख सकेंगे। तो अब आज की तारीख इतिहास में किस तरह से दर्ज की गई है, तो चलिए बताते हैं आज का इतिहास। इतिहास की हम बात करेंगे। सबसे पहले 1290 की बात कर लेते हैं। खिलजी प्रमुख जलालुद्दीन साहब, यहाँ हम स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे और इसी के साथ गुलाम वंश के शासन का अंत हो गया। बात करते हैं 1909 की। EMS नंबूरिपाद का जन्मदिन भी है, हम स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं उस फोटो को। आपको पता है ये केरल के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब 1923 की भी हम बात करेंगे। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार, ये प्रेम धवन जी की फोटो आप देख रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये तस्वीर पता होगी, क्योंकि गाने तो बहुत सारे सुन रखे थे। मैं जब आ रही थी तब भी इनके गाने में सुन रही थी। आज छाए हुए हैं प्रेम धवन जी, इनका आज जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 1955 की। USSR की पहली हीरे की खान
मीरमाइन की खोज भी की गई। तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखाते चले जा रहे हैं। 1965 की भी बात करेंगे। मनिंदर सिंह जी, जैसे मैं नाम लूंगी बहुत सारे लोगों की यादें इनसे जुड़ी हुई हैं। भारतीय क्रिकेटर हैं ये, इनका भी आज जन्म दिवस है। आपको पता है खास बात कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मनिंदर जी की, इन्होंने 17 साल की कम उम्र से मैच के क्षेत्र में डेब्यू किया, लेकिन 27 साल में ही इन्होंने संन्यास ले लिया। ये भी एक बड़ी विडंबना है। 1969 की भी बात कर लेते हैं। भारतीय पत्रकार प्रहलाद केशव अत्रे जी की पुण्यतिथि है। तस्वीर हम आपको साथ में दिखा ही रहे हैं। 1983 पायनियर 10 एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान, जिसका मैंने नाम लिया, केंद्रीय प्रणाली सौर प्रणाली को छोड़ने वाला पहला मानव निर्मित यान बना था। तो ये था आज का इतिहास। अब बात करते हैं विषय की। योग दिवस पर तो मैंने आपको बता ही दिया कि 21 जून की तैयारी, तो स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। और आपको पता है स्वास्थ्य की एक कड़ी में रक्तदान भी जुड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर, मतलब मैं पूछूंगी कि साल में कितनी बार रक्तदान किया जाना चाहिए। आज की बात के अंतर्गत हम बात करेंगे रक्तदान महादान, जिस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो कितना ज़रूरी हो जाता है सिर्फ सुनना ही नहीं, रक्तदान करना भी। और किस उम्र से किया जाना चाहिए, क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, यानी कुछ नियम कायदे होते होंगे। महिलाओं का प्रतिशत कितना है रक्तदान के क्षेत्र में, और कितने तरह के ब्लड ग्रुप है। क्योंकि मैंने सुन रखा था, हम फोटोज़ भी आपको दिखाते चले जा रहे हैं कि जगह जगह पर कैंप लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि आप समझ सकें कि किस तरह से रक्तदान किया जाना बेहद ज़रूरी है। 14 जून की हम बात करेंगे। इसी संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं रक्तदाता दिवस। दरअसल विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस विषय से जुड़े दो विशेष अतिथि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले हम मोनल सिंह जाट जी का आपसे परिचय करवाएंगे। मोनल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आपको बता दें कि मैम से हम जानेंगे कि कितना प्रतिशत है ये, चूंकि मध्य प्रदेश शासन से जुड़ी हुई हैं। और मोनल सिंह जा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आप ये चेहरा जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम मध्य प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन से जुड़ी। और आपको खास बात बताऊं इनके बारे में, भोपाल से अगर मैं बात करूं, ये बिलोंग तो करती हैं। इन्होंने 35 से भी ज़्यादा बार रक्तदान किया है। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ये इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो इस विभाग से जुड़ी भी हैं, और पता नहीं ऐसे कौन से कितने क्रम ये जोड़ती चली जाएंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है मोनल सिंह जाट साहब आपका। अब इसी के साथ जीवन सार्थक फाउंडेशन, ये नाम सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ब्लड कॉल सेंटर भोपाल, आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ये हमने इसको आजमाया है कि अगर आप रात में 3 बजे जीवन सार्थक फाउंडेशन में कॉल कर देंगे ना, तो ये फ़ोन उठाएंगे भी और उतनी ही तत्परता के साथ आपके पास अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंच जाएंगे। और इसका सबूत हमें कोरोना काल में मिल गया था। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके क्रिएटिव हेड फाउंडर डॉक्टर शैलेंद्र दुबे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और बिल्कुल, हम युवा भारत की जो बात करते हैं ना कि कितने अच्छा काम कर रहे हैं युवा, उसी क्षेत्र में आज एक शख्सियत के तौर पर भी हम कह सकते हैं एक ऐसी पहचान शैलेंद्र जी की, जो कम वक्त में इस अपने फाउंडेशन के साथ एक गहरी पैठ बना चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। मोनल जी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि हम रक्तदान की बात कर रहे हैं और रक्तदाता दिवस विशेष पर हम इस संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि सिर्फ सुनने भर से काम नहीं चल जाता, मतलब इसकी शुरुआत जागरूकता अभियानों से हो जाती है। तो कितना सतर्कता के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि रक्तदान किया जाना बेहद ज़रूरी है। देखिए प्रिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रक्तदान के विषय में यहाँ श्रोता हमारे दर्शकों को जागरूक किया। रक्तदान किया जाना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो 18 से 65 साल के क्राइटेरिया में आता है, वो अवश्य रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान हमारे अपने घर में, हमारे परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जो पूरे साल हम इसके लिए सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, हमारे एफएम रेडियोज़, हम ब्रोशर, हमारे पम्पलेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं रक्तदान के लिए। समय समय पर ये बताते हैं, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत जुड़ी हैं रक्तदान के से। तो इसीलिए सबसे सशक्त माध्यम मीडिया और सोशल मीडिया है, जिससे कि लोगों को पता चले कि रक्तदान करना क्यों ज़रूरी है और कौन कौन रक्तदान कर सकते हैं।
बिल्कुल, हम देख रहे हैं एक पूरी टीम काम करती है। जी। दरअसल किसी एक व्यक्ति जी। के बोलने से काम नहीं चलता, पूरा जी। एक कारवां चलता है आपका, जिसमें जी। पूरी कोशिश ये की जाती है कि जागरूकता फैलाई जाए कि जी। रक्तदान बेहद ज़रूरी है। आप अपना कहते हैं कि आप 3 लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं रक्तदान करने के जी। साथ, जी। क्या मैं सही हूँ? जी, बिल्कुल आप सही हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे 65 जो शासकीय ब्लड बैंक हैं, उसमें हमारा पूरा स्टाफ कार्यरत है, जो बहुत मेहनत करते हैं पूरा दिन। आप जैसे फ़ोटोज़ में आपने देखा कि सब मिलके टीम वर्क में काम करते हैं। और हम 3 लोगों की ज़िंदगी इसलिए बचाते हैं क्योंकि हम जब एक व्यक्ति, जैसे मैंने अगर रक्तदान किया तो वो सिर्फ एक को ही नहीं जाएगा, वो हम ब्लड बैंक में ले जाके उसके 4 पार्ट करते हैं। मशीनों के द्वारा वो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जिस व्यक्ति, जिस पेशेंट को, जिसकी जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, जिसको जिसकी आवश्यकता है, डॉक्टर्स उसको वो पार्ट चढ़ा देते हैं। तो इस तरह अगर आप ब्लड डोनेशन करते हो तो आप एक नहीं 4 जिंदगी बचाते हो। सही बात है, क्या बात है। डॉक्टर शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन सार्थक, हम बता दें आपको, 4 वर्ल्ड रिकॉर्डधारी, 8 अंतर्राष्ट्रीय, 21 राष्ट्रीय और 200 से भी ज़्यादा प्रदेश और जिला स्तरीय सम्मान प्राप्त मध्य भारत का सबसे बड़ा वॉलंटरी ब्लड डोनर नेटवर्क है। और इनके द्वारा पिछले 7 साल में 250, जैसा कि मैंने कहा, कि रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा चुका है और ब्लड डोनर भेजकर 90,000 से भी ज़्यादा लोगों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवा चुके हैं। 90,000 से ज़्यादा। कब शुरू कर दिया था आपने ये फाउंडेशन? जी मैम, इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2016 में की थी। हाँ। और हम 5 दोस्तों ने मिलकर इसको शुरू किया था। और फिर वो कहते हैं ना कि लोग बढ़ते मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आज लगभग 40,000 से हम भोपाल में हैं। और ऑल ओवर एमपी में बात करें तो लगभग 1.5-2 लाख मेंबर हैं हमारे पास। और इसी के साथ हम सेंट्रल, मतलब मध्य भारत की सबसे बड़ी वॉलंटियर। क्या बात है, बिल्कुल। मतलब वजह, बेवजह, अकारण ही किसी की मदद करते चले जाएं, रक्तदान करते चले जाएं। जीवन सार्थक ही क्यों, ये नाम कैसे सूझा? जी देखिए, मतलब जब हम लोगों ने शुरू किया था तो नाम पे कभी इतना फोकस नहीं किया। हम चाहते थे कि एटलीस्ट कम से कम खुद का जीवन तो सार्थक कर लें। क्या बात और बस वो यही हुआ कि हम खुद का जीवन सार्थक करते करते सबका जीवन सार्थक करने लगे। हमारी टैगलाइन भी है, आओ बनाए मानव जीवन सार्थक। आओ बनाए मानव जीवन सार्थक। जब आपने ये सफ़र शुरू किया होगा ना शैलेंद्र जी, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, तब से लेके अब तक में कितना प्रतिशत बढ़ गया होगा? क्योंकि बोलना, सुनने का काम सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करना और वाकई रक्तदान करना, ये बहुत, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां, जैसे कि मोनल जी बता ही रही थी ना कि बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। तो लोगों को लगता है ऐसा ना हो कमज़ोरी आ जाए, ऐसा ना हो मेरा पूरा दिन मतलब कैसा बीतेगा, चक्कर जैसे आने लगे, मतलब अजीब सी जो विचार उन्होंने बिठा रखा है ना, उससे निकलना बेहद ज़रूरी है। क्या खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के सवाल आते होंगे आपके सामने? जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और वर्तमान में तो जैसे कहना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में भी समस्याएं कम नहीं हैं। मतलब प्रतिदिन ऐसे केस आते हैं कि बेटे को ब्लड चाहिए, पिताजी ने मना कर दिया, माँ को ब्लड चाहिए, बच्चों ने मना कर दिया। प्रतिदिन ऐसे केस हमारे पास रोज ही आते हैं। तो रक्तदान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी है जागरूकता की। हम लोग प्रयास करते हैं जागरूकता फैलाने का, अलग अलग जगह कैंप लगाते हैं। आपको किसी भी चौराहे पर हमारे वॉलंटियर्स हाथ में रक्तदान की तख्तियाँ लिए कहीं भी मिल सकते हैं। हाँ। अभी तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जब से ये भोपाल में कथाएं वगैरह होने लगी हैं या धार्मिक आयोजन है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ जाते हैं। धार्मिक आयोजन के दौरान जो जैसे कथावाचक हैं या जो वहाँ धर्मगुरु हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। अच्छा, मतलब भोपाल में अभी ये जो आयोजन चल रहा है उसमें हमारे जीवन सार्थक नजर आ रहे होंगे? जी जी, वहाँ भी आपको जीवन सार्थक का एक काउंटर लगा मिलेगा। हाँ। जहाँ हम लोगों को सिर्फ रक्तदान के प्रति जो उनकी भ्रांतियां हैं वो दूर करते हैं। हाँ। और रक्तदान के फायदे बताते हैं। इसके अलावा कई जगह हम लोग ब्लड ग्रुप चेकअप कैंप भी लगाते हैं और हीमोग्लोबिन चेकअप कैंप भी लगाते हैं। क्या बात है। पता है मोनल जी, मैं आपसे सवाल रखूं भ्रांतियों पर और मिथक पर, तो उससे पहले एक चीज शेयर कर देती हूँ कि जो लोग रक्तदान करते हैं, बहुत सारे फायदे हैं, इतने सारे चेकअप हो जाते हैं ना, जिनके लिए आपको अलग से हॉस्पिटल में जाके पैसे देने पड़ सकते हैं। तो रक्तदान से सिर्फ आप किसी की जिंदगी नहीं बचाते हैं, अपनी जिंदगी की भी रक्षा करने लग जाते हैं। समय समय पे आपको पता चल जाता है कि भाई कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। मोनल जी बताइएगा जरा, इस पर आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रक्तदान करने से हम दूसरों की मदद तो करते हैं, किसी का जीवन बचाते हैं, पर साथ साथ हम अपने आप की भी मदद करते हैं। वो ऐसे कि सर्वप्रथम उसको रक्तदान
कहा गया, और सही। दान हमारे सामाजिक रूप में बहुत महत्व रखता है। तो जब आप किसी को रक्तदान मतलब अपनी बॉडी का कोई हिस्सा दान कर रहे हो, तो आपको एक बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन, एक बहुत खुशी की और बहुत अंदर से इतनी अच्छी फील आती है कि एक बार करके तो देखिए, अच्छा लगता है। बिल्कुल इसीलिए सही। टैगलाइन है। इसके साथ आप अपना ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, आप अपना आपका सब एक रैंडम मेडिकल चेकअप हो जाता है रक्तदान के पहले। और रक्तदान के बाद इसलिए मेडिकल ये कहा गया है कि जब आप रक्तदान करते हो तो आपके अंदर नया आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल्स जो नए बनते हैं, तो हार्ट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। उससे हमें हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट और अच्छा काम करता है जब नए आरबीसीज बनते हैं, हार्ट की में ऑक्सीजन अच्छे से आती है। तो इस वजह से और इसके अलावा हम जो हमारे रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनर हैं, जो हर 3 से 4 महीने में रक्तदान करते हैं, हम उनको सबसे सेफ ब्लड डोनर मानते हैं। अच्छा, आपने ये भी बता दिया कि 3 से 4 महीने में कर लेना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी हर वैसे 3 महीने का क्राइटेरिया है, पर कई बार फीमेल डोनर है अगर, तो हम 4 मंथ भी उसको रखते हैं। तो 3 से 4 महीने में कोई भी स्वस्थ आदमी रक्तदान कर सकता है। हर बार ना थीम अलग अलग होती है, तो इस बार की जितना मैंने सुन रखा है, रक्त दीजिए, प्लाज्मा दीजिए, जीवन बांटिए और बार बार बांटिए। यस, थोड़ा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी, हम लोग एक्चुअली जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हर साल 14 जून जो विश्व रक्तदाता दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर साल वो एक नई थीम देता है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो हमारे पास मई एंड में आ जाती है। और इस साल की हमारी थीम यही है कि गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। क्या बात मीन्स रक्त दीजिए, प्लाज्मा दीजिए, जीवन बांटिए और बार बार बांटिए। करेक्ट। तो ये हमारी इस बार WHO की थीम है, जिसपे हम कार्य कर रहे हैं। 1 महीना पूरा हमारा, 1 माह हमारा सेलिब्रेशन होता है। 14 जून जरूर हम मनाते हैं, पर हमारे ब्लड बैंक की एक्टिविटी 1 से 30 जून तक पूरी चलती रहती है। हम रक्तदान माह बोलते हैं इसको। क्या बात है। बिल्कुल, जैसा कि हमने विषय भी इसलिए चूज किया है। शैलेंद्र जी, हम जैसे लोगों के लिए हमें पता है कि 4 तरह के वर्ग होते हैं, A, B, AB और O, जी, है ना। तो इसके अलावा भी मैंने सुना है कि और कई तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, जो शायद साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है। कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। देखिए ABO और ABO, ये एक्चुअली ना इनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव तो है। इसके अलावा भी कुछ ब्लड ग्रुप और भी होते हैं जो बहुत रेयरली पाए जाते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, गोल्डन ब्लड ग्रुप हो गया। इनको रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ डोनर्स हैं वो बहुत कम है, इसीलिए इनको रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। वही जब मैंने सुना तो ऐसे, अच्छा ये जानकारियां भी तो होनी चाहिए ना सारी। सबसे ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, त्राहिमाम इस ब्लड ग्रुप को लेकर होता है। देखिए, मतलब इस मामले में तो मेरा जो अनुभव है, हमको सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप होता है बी पॉजिटिव। परंतु जब आपको रात को 2 बजे उसकी आवश्यकता है, तो आपके लिए वही सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। ऐसा क्या? क्योंकि आपके पास जब डोनर नहीं है, तब आप कहाँ से लाएंगे? ब्लड कोई दुकान में नहीं मिलता, या कहीं से ऐसा नहीं होता कि हम रेडीमेड ले लें। तो हर एक ब्लड डोनर जो है वो अपने आप में रेयर है, और हर डोनर अपने आप में बहुत कीमती है। फिर भी काफ़ी सारे जैसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप से इनको मिलने में कठिनाई होती है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आसानी से मिल जाते हैं। परंतु जब आपको सच में आवश्यकता है, उस टाइम तो कॉमन से कॉमन ब्लड ग्रुप भी आपके लिए बहुत रेयर है। इसलिए सभी लोगों को रक्तदान करना है, भले ही आप बी पॉजिटिव हैं, AB हैं, और या फिर मेरी तरह यूनिवर्सल डोनर हो आप, O पॉजिटिव। मोनल जी, महिलाओं के प्रतिशत के बारे में पूछ लेती हूँ मैं आपसे। आपको क्या लगता है कि महिलाएं जागरूक हैं इस क्षेत्र में रक्तदान करने के लिए? मैं युवतियों की भी बात कर लेती हूँ, और मैं वर्किंग लेडीज की भी बात कर लेती हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की भी बात कर लेती हूँ। देखिए प्रिया, यहाँ ऐसा मेरा अनुभव कहता है, 15 सालों से मैं स्वास्थ्य विभाग में सहायक संचालक रक्त सुरक्षा प्रोग्राम देख रही हूँ। तो हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले की रिपोर्ट आती है। उसके आधार पे तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ भोपाल की बात करें तो भी महिलाओं का प्रतिशत 7 से 8% है, और हम पूरे प्रदेश की बात करें तो भी हमारी महिलाएं 9 से 10% ही ब्लड डोनेट करती हैं पूरे टोटल डोनेशन में। उसका कारण बहुत सारे अलग अलग हैं, जरूरी नहीं है कि जागरूकता की कमी, जागरूकता बहुत है। महिलाएं कहती हैं आज हम हर क्षेत्र में आगे हैं, तो महिलाएं डेफिनेटली ब्लड डोनेशन में भी आगे हैं। पर यहाँ बात ऐसी आ जाती है कि महिलाओं को स्वास्थ्य की कई संबंधित कई चीजें
उनके उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती ठीक है। है। जैसे महिलाओं के क्राइटेरिया में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। अगर बहुत छोटा बच्चा है जिसको वो फीड कराती है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। ठीक है। अगर वो मेंसेस पीरियड्स के दौरान है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। ठीक है। ऐसे कई कारण हैं जब वो ब्लड डोनेट नहीं करती है, तो उस वजह से महिलाओं का प्रतिशत डेफिनेटली ब्लड डोनेशन में कम हो जाता है। पर इसके साथ साथ ये है कि कहीं कहीं हमने देखा है कि जागरूकता की भी कमी है, भ्रांतियां। जैसे अगर कॉलेज में कैंप लगता है तो कई बार घर में मदर ही डांटती है बच्चे को कि क्यों ब्लड डोनेट करके आए। ये तो आपका एक अनुभव तरफ ये रहा भी है? है। हाँ, डेफिनेटली। मतलब हमें महिलाओं को जागरूक इसलिए करना है क्योंकि अगर एक महिला हमारी रक्तदाता बन जाती है तो ऑटोमेटिक उसके परिवार के जितने सदस्य देने के लिए एलिजिबल है ब्लड, वो हमारे रक्तदाता ही बन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये ठीक उस बात से जुड़ती है ये बात कि एक महिला को शिक्षित करो कर तो दो। पूरा परिवार शिक्षित होता है। Exactly, तो अगर एक महिला रक्तदान कर रही है ना आपके घर में तो उसे देखकर भी सारे लोग जाग जाएंगे। बिल्कुल। और एक ये भी चीज है कि ब्लड ज्यादातर महिलाओं को ही काम आता है ड्यूरिंग डिलीवरी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हीमोग्लोबिन बहुत कम है या स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो अज्ञानतावश इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि डिलीवरी के समय डेथ तक हो जाती है ब्लड की कमी से। तो इस वजह से ज्यादा नंबर ऑफ ब्लड हम महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को ही लगता है। तो हम चाहते हैं कि एक महिला में इतनी अवेयरनेस आ जाए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं 35 से ज्यादा बार अपना रक्तदान कर चुकी हूँ और आगे भी करूंगी, क्योंकि 65 साल उम्र क्राइटेरिया है। अच्छा, तो किस उम्र से लेके किस उम्र 18 तक? साल से 65 साल तक जो व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 है वो रक्तदान कर सकता है, अगर वो हेल्दी है, उसको कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें बहुत सारे स्वास्थ्य के आंकड़े की उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बीपी हो, अगर शुगर हो तो बीपी, जिसका बीपी मेंटेन है, जिसकी शुगर मेंटेन है, वो कर सकता है। पर कुछ हमारे लाइफ टाइम डिस्कार्ड डोनर है, जैसे कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, इनसे हम कभी भी ब्लड नहीं ले सकते। ओके। हाँ। वही तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है जो क्लियर होनी बेहद ज़रूरी है। बहुत सारी भ्रांतियां, जैसे कि अभी बता ही रही थी कि माँ ही रोक देती है बेटी को, तो खुद भी रक्तदान करना होगा और दूसरों को भी बताना होगा। हर 3 महीने में आपको रक्तदान करना ही चाहिए। ये जो फ्लो होता है ना, वो जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, शैलेंद्र जी आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। वो सुचारू रहता है, जैसे कि नल में से पानी आ रहा है और अगर उसको प्यूरिफाई करना है तो थोड़ा सा पानी हम हटा देते हैं और फिर उसके बाद तो एक तो ये भी बता दीजिए, इसके साथ ये भी बता दीजिए, जैसे थैलीसीमिया के बारे में सुना, कुछ बीमारियां ऐसा है जिसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जी देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। चलिए, होता ये है कि जो एक बार रक्तदान कर देता है ना, उसको 3 महीने बाद अपने आप मन से लगता है कि मेरे 3 महीने पूरे हो गए, मेरे 3 महीने पूरे हो। हमारे काफ़ी सारे रेगुलर डोनर हैं जिनका 3 महीने पूरे होने के 10-15 दिन पहले से ही फ़ोन आने लगता है, भैया मेरी फलानी तारीख को महीना पूरे हो रहा है, मैं आ जाऊँ क्या, 10 दिन ही तो बचे हैं, मैं आ जाऊँ क्या, 5 दिन बचे हैं, मैं आ जाऊँ क्या। कितनी खूबसूरत बात। यदि एक बार आप रक्तदान करते हैं तो ये कहते हैं एक ऐसा चस्का है जो आपको बार बार लगता है। इसके अलावा हम जैसे हम चर्चा कर रहे थे थैलेसीमिया पे लेके, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अपने माँ बाप से बच्चों को मिलता है। ठीक है। और माँ बाप से भी बच्चों को इसलिए मिलता है सिर्फ अज्ञानता की वजह से। यदि 2 थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तब उनकी होने वाली संतान थैलेसीमिया मेजर होती है। तो यदि माँ बाप शादी से पहले एक थैलेसीमिया माइनर टेस्ट करा लें, बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, तो यदि वो एक थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करा लें और उनको पता चल जाए कि वो थैलेसीमिया माइनर है, उनको सिर्फ इतना करना है कि थैलेसीमिया माइनर लड़की से शादी नहीं करनी। ये इस बीमारी का यही प्रिवेंशन है। इसके अलावा यदि अज्ञानतावश वो शादी कर लेते हैं तो उनसे होने वाली जो संतान है उसको पूरी जिंदगी ब्लड लगता है। तो जैसे रक्तदान है ना, ऐसे ही किसी को जीवन दान एक अडॉप्शन के अंतर्गत भी होता है। तो अगर इस तरह के अज्ञानतावश विवाह हो भी जाए तो मुझे लगता है अडॉप्शन सबसे अच्छा तरीका है। मैम जी, अडॉप्शन सबसे अच्छा तरीका है। हम ऐसे बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं। थैलेसीमिया बच्चों के लिए हम मतलब डोनर भी अरेंज करते हैं। परंतु थैलेसीमिया बच्चे का जो मतलब जीवन है वो बहुत ही ज्यादा कष्टमय है। मतलब आप खुद कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जिसको हर 15 दिन में खून चढ़वाने जाना है। सही बात है, सही बात है। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो खून की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। उसके शरीर में तो बन नहीं रहा है, तो उसको मतलब उसका जितना जीवन है वो पूरा कष्टमय है। इसीलिए हम थैलेसीमिया जागरूकता पे भी थोड़ा सा काम करते हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं, इतना खूबसूरत टॉपिक, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, आपके मन में सवाल नहीं बन रहे
अगर बन रहे हैं तो 0755-266-0049 ये फ़ोन नंबर, और निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कीजिएगा 1800-233-0040। ये अच्छा मौका है। दो बेहतरीन लोग हमारे साथ इस वक्त इस विषय से जुड़े हुए हैं जो तमाम जानकारियाँ अपने अनुभव के साथ देते चले जा रहे हैं। मुनल जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक फिल्मी सीन याद आ जाता है जब रक्तदान की बात की जाती है कि यहाँ से रक्त निकल रहा है। मैं अमर अकबर एंथोनी से उठाती हूँ इस सीन को, और 3 बच्चे अपनी एक माँ को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता होगा कि यहाँ से ब्लड निकल रहा है और दूसरे को चढ़ रहा है। तो दरअसल ये एक्सचेंज के जरिए पहुंचता है, जो हम मदद की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको भी क्लियर करते चलें। हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात कही, थोड़ा हमने एंटरटेन भी कर लिया सीन के माध्यम से। ये एक फिल्म में दिखाने के लिए तो बिल्कुल सही है प्रिया, पर अब आज जो फिल्में बन रही हैं वो थोड़ी सी उनका ब्लड चढ़ता है तो आप ये सीन नहीं देख पाते होंगे। उसका कारण है कि आपसे अगर हमने ब्लड लिया और अगर मेरे रिलेटिव को ब्लड चढ़ना है तो वो ब्लड हम डायरेक्ट नहीं चढ़ाएंगे। वो ब्लड अगर आपने किसी डोनर ने हमें ब्लड दिया, हमारे ब्लड बैंक की टीम उसको ब्लड बैंक ले जाएगी। अगर कैंप में दिया है और ब्लड बैंक में दिया है तो वो ब्लड हमारी लेबोरेटरी में जाएगा। पहले उसके 5 टेस्ट होंगे, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और VDRL। जब वो इन 5 टेस्ट से वो ब्लड नेगेटिव है, उसमें कोई भी इसकी संभावना नहीं है, तो फिर वो ब्लड हमारे ब्लड बैंक में जाता है स्क्रीनिंग के बाद। और अगर उस ब्लड में कोई भी एक इस तरह की डिजीज आ जाती है, HIV, हेपेटाइटिस B, C या मलेरिया, VDRL, तो उस ब्लड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है मेडिकल तरीके से, जो हमारी प्रोसेस है। और उस डोनर को, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है, जो हमारा प्रोफार्मा होता है, हमारा काउंसलर आपसे ब्लड डोनेशन के पहले एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें आपके हेल्थ क्राइटेरिया भी लिखे होते हैं। तो वो फिर उसमें आपका जो नंबर होता है उस पर वो आपको कॉल करके बुलाते हैं कि ऐसी संभावना है कि आपके ब्लड में ये पाया गया है, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो प्राइमरी टेस्ट है। हो सकता है आप इसको अब जाके हमारे अगले स्टेप पे जब टेस्ट कराएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, मतलब संकेत दिए जा सकते हैं। तो इस तरह जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो हर 3 से 4 महीने में, तो ये 5 बड़े टेस्ट ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपकी बॉडी स्क्रीन हो जाती है इन टेस्ट से। तो आप निश्चिंत होते हो कि मुझे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका आपको अलग से टेस्ट कराने जाना पड़े। बिल्कुल सही बात है। मैं शैलेंद्र जी आपसे पूछ लेती हूँ, ये जीवन सार्थक फाउंडेशन किस तरह के कड़वे अनुभव, क्योंकि अभी तो हम बहुत अच्छी सुखद बातें कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ कि इतनी जागरूकता के बावजूद इतने प्रतिशत, मतलब आप लोग इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या अभी भी जब हम देखते हैं कि ब्लड की कमी नज़र आई, हम अखबारों की हेडलाइन से ही पता चल जाता है कि रक्त की कमी की वजह से मृत्यु हो गई, किस तरह के कड़वे अनुभव भी आपके हुए हैं जो आपको लगता है कि कभी मौका मिला दूरदर्शन में आने का तो मैं ज़रूर अपने दर्शकों को ये बात शेयर करूँगा? जी देखिए, ऐसे कड़वे अनुभव बहुत सारे होते हैं, स्पेशली थैलेसीमिया वाले बच्चों को लेके तो हमारे बहुत ही कड़वे अनुभव होते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के लिए 8-8 साल मेहनत करते हैं, फिर सडनली एक दिन पता चलता है कि अब उस बच्चे की डेथ हो गई। तो बहुत बुरा लगता है, काफ़ी कड़वे अनुभव रहते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि जितनी ज़्यादा जागरूकता हो सके, दूरदर्शन के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सब आगे आएँ, एक बार ब्लड डोनेट करके तो देखें। आप किसी का जान बचाने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आप रक्तदान करके भी किसी की जान बचा। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात। सिर्फ एक मतलब धरती का भगवान ही जान नहीं बचाता है, हम और आपके अंदर भी एक भगवान होता है। जब भी बोलते हैं ना कि रक्तदान के पहले और रक्तदान के बाद परिवर्तन जो आता है उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन चूंकि मैंने बताया था ना हमारे दर्शकों को कि 14 से लेकर 21 तक योग दिवस, योग सप्ताह मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ योग पर चर्चा करने के लिए योग गुरु जुड़ चुके हैं राजीव जैन जी, और हम उनसे चर्चा करते हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। जी नमस्ते। क्या कहेंगे राजीव जी, हम योग दिवस के बहुत नज़दीक हैं और सप्ताह तो शुरू हो ही चुका है, कल से हो जाएगा, तो ये पूरा सप्ताह जो हम मनाएंगे उसमें जागरूकता अभियान भी शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे आप, योग को लेकर लोगों का क्या मानना है अब इतने समय बाद? योग के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, वो वाकई में प्रशंसनीय है, देखने योग्य है। आज घर घर में योग हो रहा है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट योग है, मेरी पुत्री योग में है जी। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो वसुदेव कुटुंबकम वाला जो मैटर रखा है, तो बहुत ही अच्छा है, सुखद है, प्रशंसनीय है। और मैं योग की वास्तव में, योग हमारा मात्र शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी हमारा स्तर को ऊंचा करता है।
आध्यात्मिक ही हमारी प्रोग्रेस करता है, और यदि हम देखें तो हमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। क्योंकि हमारे घर में यदि कोई एक व्यक्ति यदि दुखी होता है शारीरिक रूप से, हाँ। तो हम देखते हैं पूरा घर परेशान रहता है। तो आज की डेट में योग इतना आवश्यक हाँ। हो गया है कि हमारा खान पीन बदल गया है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण हमको चारों तरफ हाँ। से घिरा हुआ है। तो बहुत दिक्कत है योग की, और यह योग हमको हर प्रकार से सक्षम बनाता है। बिल्कुल, अब हम धन्यवाद कर देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। 9 साल मोदी सरकार, और इसकी शुरुआत मोदी सरकार ने ही की थी। कितना महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत कर दी थी। 21 जून ही क्यों तय किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि इस दिवस की शुरुआत की गई। और 21 जून चूंकि वो खास है, और हम जब मिलेंगे 21 जून को तो मैं और बहुत सारी चर्चाएं करूंगी। फिलहाल राजीव जी से मैं अगला सवाल रख लेती हूँ। हम अभी ना राजीव सर रक्तदान पर चर्चा कर रहे हैं। योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखते हुए इस तरह के महाअभियान से जुड़ा जा सकता है हमेशा, हर उम्र में। मैं चाहूंगी कि कुछ प्राणायाम या इस तरह की क्रियाएं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती हों। हाँ, बहुत अच्छा। एक्चुअल में हम देखें तो प्राणायाम जो है वो सर्वोत्कृष्ट है ब्लड सर्कुलेशन, हाँ हमारे लंग्स के लिए, जी, हमारे मस्तिष्क के लिए। तो ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे ब्लड को ना उच्च रक्तचाप और ना निम्न रक्तचाप दोनों को बराबर करता हुआ हमारी वाताजन नाड़ियों को शुद्ध करता है। जी। आता है ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। जी, सेकेंड नंबर पे आता है, हम जब कपालभाति करते हैं तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। जी, तो रक्तदान की बात आती है तो हमारा जब ब्लड प्यूरिफाई होगा तो बेहतर है कि जब हमारा रक्त किसी को लगेगा तो वो भी स्वस्थ होगा, जी, और हमारे रक्त बनने की जो प्रक्रिया होती है शरीर में वो हाँ। अच्छे से सुचारू रूप से हो जाए। जी, ऐसे हमारे कई प्रकार के हैं। यदि हम उच्च रक्तचाप होता है तो हमको शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम करना चाहिए। हमारा निम्न रक्तचाप होता है तो हमें सूर्यवेदी प्राणायाम करना चाहिए। इत्यादि बहुत से प्रकार के लगभग 140 प्रकार के प्राणायाम। जी, बिल्कुल। और कितनी सारी बीमारियों से भी तो दूर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी, बिल्कुल जी, सही बात है। जी। प्राणायाम वो व्यक्ति अच्छे से कर लेता है जो जी। योग नहीं कर पाता। जी। जैसे मेरा चलिए। 140 साल के व्यक्ति को योग कराता हूँ रोज। जी राजीव योग सर, नहीं कर पाते तो प्राणायाम करते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे प्राणों के आयाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जैन साहब, योग गुरु हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो योग का महत्व बता रहे थे। और महत्व हम बता रहे हैं आपको रक्तदान महादान का भी। हमारे साथ मोनल सिंह जाट जी और हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र दुबे लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। मोनल जी, जिस तरह से अभी राजीव सर बता रहे थे ना, योग का बेहद महत्व है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए। रक्तदान को हम अगर बात करना चाहें तो मैंने जैसा कि अभी इसके पहले सवाल रखा था कि रक्तदान करने से पहले की मनः स्थिति और रक्तदान करने के बाद का वो सुखद अनुभव है ना, मन को भी खुश कर जाता है रक्तदाता के। जी, जैसे कि आपने बात की तो रक्तदान करने के पहले की मनस्थिति के लिए जब आप किसी रक्त कोष में जाते हैं ब्लड बैंक में, और आप हमारा जो मध्य प्रदेश शासन का एक हमारा फॉर्म भरते हैं जो काउंसलर आपसे काउंसलिंग करने के बाद भरवाते हैं, उसमें पहला ही हमारा क्वेश्चन एक आपसे ही पूछा जाता है कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब उस प्रोफार्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ही आप अपना रक्तदान कीजिए, अथवा आप कल भी आ सकते हैं रक्तदान करने। ठीक है। और सेकंड भी ये रहता है कि आज आपने खाना खाया या नहीं, या नाश्ता किया या नहीं। मतलब आप शारीरिक रूप से भी आप एम्प्टी स्टमक तो नहीं है। तो उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पहले की बात आ गई। और रक्तदान के बाद, रक्तदान के बाद तो जो सुखद अनुभव होता है वो तो मैं शब्दों में क्या बयां करूं, क्योंकि मैं हमेशा रक्तदान करती हूं तो मैं खुद फील करती हूं। और अगर आपने आज तक रक्तदान जो सुन रहे हैं उन्होंने नहीं किया है तो एक बार अवश्य करके देखें, अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। मैं भी बता देती हूँ ना, जूस पीने को मिलता है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही है ना। शैलेंद्र जी, जीवन सार्थक फाउंडेशन, अब आगे आपने क्या सोचा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ, कौन सा एज ग्रुप आपके फाउंडेशन में ज्यादा आता है और उसकी गतिविधियां, उसकी एक्टिविटी या उसकी अलर्टनेस ज्यादा आपको दिखाई देती है? देखिए, जीवन सार्थक में मेनली सब युवा ही हैं। और जैसे मैं बताऊं कि हमारी जो बैकबोन है या जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम 22 साल से 30 से 35 साल तक के ही मेंबर हैं हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा। और सबसे अधिक संख्या में हैं। जो नियमित रक्तदाता हैं हमारे। मतलब जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं आप हमसे जुड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, आप जैसे ही हम कॉलेजेस में हम कैंप लगाते हैं, कॉलेज में अवेयरनेस सेशन भी लगाते हैं, तो आप जैसे ही कॉलेज में जाते हैं आप हमसे जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद जो आप एक बार जीवन सार्थक परिवार में आए, तो फिर आपको कहीं नहीं जाना है, आप परमानेंट आप परमानेंट सदस्य हो गए।
तो अधिकांश जो है कॉलेज के ही बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ रक्तदान करने वाले ही वही होते हैं। उनका पहला रक्तदान भी, मैं मतलब शायद गर्व से कहूँगा ये बात, कि 80% बच्चों का पहला रक्तदान हमारे साथ होता है। हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको कैंप में बुला के दूसरों का रक्तदान दिखाते हैं। बिल्कुल। जब वो साथ वालों को देखते हैं कि ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो उनके मन में भी जागता है कि मुझे भी करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। मान लीजिए अगर मैं रक्तदान करने जा रही हूँ तो 2 लोगों को साथ में लेकर जाऊंगी ना। बिल्कुल। कई बार देखने के बाद भी सीख जाते हैं लोग। अगर आप 2 लोगों को साथ लेके जाएंगे तो उनमें से एक तो पक्का ये बोलेगा कि मैं भी करूँ। ऐसा है, मतलब ये आप लोगों के अनुभव कहते हैं। हाँ, ये हमारा अनुभव कहता है, क्योंकि क्या हम जब किसी को देखते हैं, मन में बहुत सारे डर होते हैं, बहुत भ्रांतियाँ होती है, इतनी मोटी सुई लगाएंगे, पता नहीं कितनी देर खून निकालेंगे, शरीर में इतना खून होगा कि नहीं होगा। परंतु जब वो देखते हैं कि यार मेरे मित्र ने किया और वो बैठा हुआ है, अच्छा खासा बातें कर रहे हैं, तो उनके मन में आता है कि मैं भी करूं। अच्छा, एक चीज आपसे पूछ लूं और साथ साथ जुड़ रही है, क्योंकि कि अगर आप मान लीजिए योग नहीं कर पा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप रोजाना आधा घंटा चलते हैं, किसी भी एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, तो आधा घंटा चलने वाला शख्स भी हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप आधा घंटा रोज चलते हैं, आप स्वस्थ हैं फिजिकली, अगर आप स्वस्थ हैं, एक रात पहले आपने अच्छे से नींद ली है, हाँ। आपका पेट भरा हुआ है, सुबह से आप नाश्ता करके आए हैं, हाँ। कोई खतरनाक आपको बीमारी नहीं है, हाँ। बीपी शुगर है तो नॉर्मल है, ठीक है, आप आराम से रक्तदान कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि जो फिजिकली फिट होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं वही रक्तदान कर सकते हैं। एक आम आलसी व्यक्ति भी रक्तदान कर सकता है, बस वो उस समय फिजिकली फिट होना चाहिए। जी, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि अभी हमने चलने की बात की ना, आपसे कहा था कि आधा घंटे अगर रोज चलने वाला शख्स भी है तो वो भी रक्तदान कर सकता है। आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन पार्ट 2 में करूंगी। फिलहाल आपको मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी जीवन सार्थक फाउंडेशन से। डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ऐसे आप बहुत सारी और सफलताएं गढ़ते चले जाएं। तो शैलेंद्र जी के साथ हम मोनल जी से तो बात करते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि मैं मॉर्निंग वॉक की बात कर रही थी ना, तो चलिए मेरे साथ। हालांकि अभी दोपहर है, लेकिन वॉक के क्या महत्व है ये आपको बता देती हूँ इस सेगमेंट में। सुबह की सैर न सिर्फ आपको तरोताजा रखती है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देती है। इसका मुख्य कारण है स्वच्छ हवा, जो आपको दिन भर की भाग दौड़ में नहीं मिलती, और आजकल के प्रदूषण भरे माहौल में शुद्ध ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल है। सुबह मात्र आधे घंटे सैर करना भी जिम में घंटों पसीने बहाने से ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग उम्रदराज हैं, उनके लिए तो सुबह की सैर अमृत समान है। सर, कब से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी। आपने इतने सालों से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं अपनी बॉडी के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स देते हैं और हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं? अब चल ही रहा हूँ अभी तक। अब ऑलमोस्ट नाउ आई एम 70 ईयर्स ऑफ एज, सो चल ही रहा हूँ। मतलब एज से मैटर नहीं करता, मतलब अच्छी फिटनेस बनी रहती है, स्पीड बनी रहती है। सर, आप कितनी देर वॉक करते हैं? लगभग 40 मिनट्स। 40 मिनट्स करते हैं। 4 किलोमीटर्स कवर करते हैं। कितने बजे शुरू करते हैं और कितने बजे तक आपका शेड्यूल रहता है? 6:30 से के बीच, 6:30 to 6:45, 50 के बीच में शुरू करते हैं। सभी को एडवाइस करेंगे कि वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए, प्राणायाम, योग सब करना चाहिए, हेल्थ ठीक रहती है। मानो या ना मानो, लेकिन सुबह की सैर करने से इंसान की उम्र भी बढ़ती है। आसान भाषा में कहें तो बहुत सारी बीमारियों का आसान सा समाधान है सुबह की सैर, यानी मॉर्निंग वॉक। प्रातः काल की खुली स्वच्छ वायु में भ्रमण करने से शरीर रोग मुक्त रहता है, अथवा जिन रोगों से हम ग्रसित हैं उनमें कुछ राहत अवश्य महसूस करते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी की अच्छी सेहत हेतु प्रातः भ्रमण एक संजीवनी है। प्रातः भ्रमण सेहत बनाने का बहुत सरल, सस्ता और सुविधाजनक उपाय है। प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय हवा शुद्ध और प्रदूषण रहित होती है, एवं प्राकृतिक छटा और सूर्योदय की लालिमा सुहावनी और शांति प्रिय होती है, जिससे हमारे तन और मन को बहुत से लाभ होते हैं। अगर हम बात करें हमारे शरीर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से की, तो वो है हमारा दिल, यानी कि हार्ट। और सुबह की सैर करने से हमारे दिल यानी हमारे हार्ट को बहुत से फायदे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है।
अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह आधा घंटा सैर करे तो हार्ट अटैक होने के चांस घट जाते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि सुबह की सैर करना या दौड़ने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों और मांसपेशियों को नई ऊर्जा मिलती है। कुछ लोग जो मोटापे से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे आसान दवा है। सुबह दौड़ने से शरीर में कैलोरी की मात्रा कंट्रोल में रहती है और वजन तेजी से घटाया जा सकता है। और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए तो सुबह की स्वच्छ हवा में दौड़ना बहुत फायदेमंद है। तो अल सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने से पूरे दिन कितनी एनर्जी रहती है, ये वही समझ सकता है जो वाकई सुबह उठकर वॉक करने जाता होगा। हमारे जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग भी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे वॉक तो कर ही लीजिए। अभी गर्मियों का समय तो जल्दी उठने का समय ही माना जाता है, तो अगर सुबह 4:30 बजे आप उठते हैं सूरज के उगने से पहले और वॉक करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और पूरा दिन अच्छा रहेगा। सही बोल रही अनुभव से। चलिए अब एक खूबसूरत सी कविता से आगे बढ़े हम। मैंने लिखा था कि मैंने पूछा उस गिरगिट से जो झांक रहा था झुरमुट से, साथी उदास से दिखते हो, क्या कविता वविता पढ़ते हो? बिल्कुल, कविता वविता पढ़ने के लिए हमने खूबसूरत केदारनाथ सिंह जी की कविता थी और इसलिए मैंने ये कविता पढ़ी क्योंकि आज हमारे साथ हमारे मेहमान सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण सदस्य और जुड़ चुके हैं जो कि युवा कवि हैं। और हमारे मेहमान के अंतर्गत एक मुलाकात युवा कवि निरंजन सिंह डांगी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं निरंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके नाम से ना मैं अभी थोड़ी देर पहले भी जब आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने छेड़ा था कि अलख निरंजन, ये अलख कैसे जगी आपके अंदर कविता पढ़ने की, कविता लिखने की? जी मैम। निरंजन जी, अगर मैं सवाल का जवाब चेन्नई वाले कॉलर के बाद ले लूं तो चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत करते हैं, चेन्नई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं और उनका सवाल क्या है और किससे है ये सीधे उन्हीं से जानेंगे। स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते जी बताइएगा। रक्तदान को लेकर मेरा ये सवाल था कि रक्तदान के लिए हमें फिट होना जरूरी है, तो हम रक्तदान करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान और मदिरा पान का सेवन करता है तो उसे रक्तदान करना चाहिए या फिर हमें उनसे भी खून लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सुंदर सवाल था ये, बहुत इम्पोर्टेंट भी। जी जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे जो क्राइटेरिया में अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति तो रक्तदान कर सकता है, उसमें हमारा ऐसा वो नहीं है कि, लेकिन जो व्यक्ति मदिरापान अगर किसी ने किया है तो वो 48 आवर बाद, वो 48 घंटे बाद रक्तदान कर सकता है। 48 घंटे से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चनरीज में लिखा रहता है कि क्या आपने मदिरापान 48 घंटे में किया है। बहुत सारे फंडे तो उस फॉर्म को भरते भरते ही क्लियर हो जाते हैं। जब आप वो फॉर्म भरेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन जो अभी आपने पूछा इसके अलावा भी सारे क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल, और ये नशे वशे से क्या होता है, नशा करना ही है तो अच्छा करते हैं जैसे रक्तदान का। चलिए निरंजन जी, आपके पास आ जाती हूँ मैं। और जैसा कि मैंने सवाल रखा था, गंज बासोदा विदिशा के पास का एक छोटा सा कस्बा, वहाँ का रहने वाला निरंजन सिंह डांगी लिखना शुरू कर देता है। तो कैसे लिखना शुरू कर देता है, कैसे मन में आया? घर में कोई है क्या इस तरह का बैकग्राउंड? मेरे घर में ऐसा कोई साहित्यिक माहौल नहीं है। मेरे पिताजी एक किसान है और मेरी माता गृहिणी है। लेकिन जब मैं अपने गांव से अपनी एजुकेशन के लिए गंजबासोदा आया, हाँ। और वहाँ पे जब एक हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में कवि सम्मेलन किया, तो मैं शुरुआत में मंची कवियों से बहुत प्रभावित था, तो तब मैंने लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए भोपाल आया, तो भोपाल के साहित्यिक जो माहौल है उन सबसे मिला, साहित्यकारों में, और मैं अपने प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी से मिला, तो उन्होंने हिंदी के जो वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार हैं गोविंद मिश्र जी से मिलाया, हाँ। तो उनसे मिलकर मेरी साहित्यिक चेतना जागृत हुई और मैं साहित्य के प्रति मेरा रुझान गया, हाँ। और जो कि भोपाल का साहित्यिक माहौल है, चाहे रमेश चंद्र शाह जी हों, चाहे राजेश जोशी जी हों, नीलेश रघुवंशी जी हों, अरुणाभ सौरभ जी हों, गीत चतुर्वेदी जी हों, और मिला श्रीज जी हों, विजय बहादुर सिंह जी हों, सबसे मेरा मिलना जुलना रहा और साहित्य के प्रति ऐसे रुझान गया और मैंने लिखना शुरू किया। तो जब लिखा तो क्या लिख दिया, थोड़ा हम सुन भी लेंगे। मैंने अपनी जो पहली कविता थी वो भोपाल आके लिखी थी, अच्छा। और मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी। जब मैं भोपाल से आया और यहाँ खाना बनाता था, हाँ। रूम से रहता था, तब पहली कविता माँ के लिए लिखी। बहुत भावनात्मक। माँ तुम्हारी याद आती है, आ जाओ ना,
माँ तुम्हारी याद आती है आ जाओ ना, मुझे नींद नहीं आती सुला जाओ ना। माँ तुम्हारे बिन कुछ अच्छा नहीं लगता, माँ तुम्हारे बिन कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे सिवा कोई सच्चा नहीं लगता, कौन सच्चा कौन झूठा बता जाओ ना। माँ तुम्हारी याद आती है आ जाओ ना। कितनी सुंदर। माँ तुम्हारे ऑंठों की लाली याद आती है, माँ तुम्हारे ऑंठों की लाली याद आती है, तुम्हारी मुस्कुराहट याद आती है, एक बार पास आकर मुस्कुरा जाओ ना। माँ तुम्हारी याद आती है आ जाओ ना। माँ तुम्हें पता है मुझे होटल की सब्जी नहीं भाती, माँ तुम्हें पता है मुझे होटल की सब्जी नहीं भाती, तुम्हारी अदरक और लहसुन की चटनी याद आती, एक बार हाथ से खाना खिला जाओ ना। माँ तुम्हारी याद आती है आ जाओ ना। कितनी खूबसूरत ये शब्द। बहुत शायद बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर निरंजन जी। मुझे लगता है ये शब्द तभी गढ़ दिए जाते हैं जब अनुभव होने लगता है। अनुभव हम होता लोग है। ऐसे डूब गए थे और वो सभी लोग दर्शक भी डूब गए होंगे जो बाहर रह रहे हैं। बाहर रहने वाले बच्चों से याद आया, अगला सवाल मुनल जी आपसे करने वाली थी। सबसे ज़्यादा मृत्यु जो होती है वो सड़क दुर्घटना के दौरान होती है और यही वो समय होता है जब ज़रूरत होती है ब्लड की। खून की कमी का एहसास तब होता है जब डॉक्टर बोल रहा होता है कि इनको खून चढ़ाना पड़ेगा और जल्दी बंदोबस्त कीजिए वरना जान जा सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, जो बच्चे अगर बाहर पढ़ रहा है या कोई व्यक्ति ऐसी जगह है जहाँ अनजान शहर है और अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए ब्लड बैंक्स में, वैसे हमारे ब्लड बैंक की कैपेसिटी होती है तो ब्लड बैंक में ऑलरेडी ब्लड होता है, पर जैसे अभी जीवन सार्थक ग्रुप है, इस तरह के हमारे पास इतनी अच्छी संस्थाएं हर जिले में कार्यरत हैं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति है और उसके साथ कोई ब्लड देने के लिए मौजूद नहीं है तो वो संस्था खुद आके ब्लड दे देती है। जो ब्लड बैंक से जुड़े रहते हैं और ऑलरेडी कुछ लोग ब्लड बैंक में भी रहते हैं, जिनको पता चलता है या ब्लड बैंक खुद कॉल करता है कि हमारे पास इस ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है और इसके साथ कोई डोनर भी नहीं है, तो संस्थाएं भी समय समय पर आगे आती हैं और ब्लड डोनेट कराती हैं ऐसे लोगों के लिए जो अनजान शहर में एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, उसके बाद निरंजन जी आपके पास आऊंगी, माफ कीजिएगा। जब रक्त देना यानी रक्तदान निःशुल्क है तो जब रक्त लेने जाते हैं तो बड़ी सी राशि क्यों मांगी जाती है? हाँ, देखिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया क्योंकि इस पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसके लिए मुझे पर्सनल कॉल और मैसेज भी आते हैं हमेशा। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी कि हम मध्य प्रदेश शासन ने जो व्यवस्था की है, अगर मध्य प्रदेश शासन के कोई भी शासकीय अस्पताल में मरीज भर्ती है, किसी भी गवर्नर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल में, वहाँ उसको कोई किसी भी तरह का मरीज है उसको अब निःशुल्क रक्त मिलेगा। उसको कोई भी रक्त का शुल्क नहीं देना है सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए। पर अगर आपका मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में भर्ती है तो शासन ने जो फीस निर्धारित की है 1050 रुपये अधिकतम, वो इसलिए क्योंकि अगर आपका मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो ब्लड का शुल्क नहीं है। मोस्टली लोगों को लगता है कि हमने तो फ्री में दान किया, पर हमारे लिए ब्लड का जिसको दिया उससे शुल्क क्यों मिल रहा है? वो ब्लड का प्रोसेसिंग चार्ज है। जो ब्लड बैंक में ब्लड जाता है उस ब्लड बैंक के जो स्क्रीनिंग होती है उसमें जो यूज होते हैं जो भी रसायन या जो भी चीजें और ब्लड बैग्स की कीमत, ये एक कारण होता है पैसे का। जी, एक्चुअली बहुत समय कम होता है, बहुत सारे लोगों से हमें चर्चा करनी होती है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सदस्य भी जुड़ चुके हैं, चूंकि मैंने बात की थी गर्मियों की, तो डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे, ये ENT स्पेशलिस्ट हैं, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास बात ये है कि ये भी दूरदर्शन के एंकर रह चुके। बहुत बहुत स्वागत है दिव्य प्रकाश जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। बताइएगा, अब जो गर्मियां चल रही हैं उसमें जो गले में खराश का आना, खास तौर से एक बड़ी समस्या कि गर्मी से निकलकर AC में जाना और AC से बाहर आकर फिर से गर्मी में चले आना, तो ये इस तरह की जो उलझन होती है, इस तरह की जो दौड़ भाग होती है, उसमें खुद को बीमार करने के क्या उपाय हैं? देखिए, अक्सर हम बीमारी से बाहर आने के अक्सर हम ये देखते हैं कि गर्मी के मौसम के अंदर मरीज के नाक से बहुत खून बहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी जो त्वचा रहती है उससे खूब सारा पसीना निकलता है और पसीने के माध्यम से शरीर के अंदर पानी की कमी होने लग जाती है। तो पानी की कमी होने की वजह से जो हमारी नाक की चमड़ी रहती है वो बहुत पतली हो जाती है, जिससे हल्की सी भी चोट लगती है या फिर हवा लगती है तो नाक से खून बहने लगता है। ऐसे कई मरीज मेरे पास आते हैं प्रतिदिन जो कहते हैं कि हमारी नाक से खून बह रहा है, तो हमें उनका इलाज करना पड़ता है। गर्मियों में एक तो कान नाक गला विशेषज्ञ की दृष्टिकोण से यदि मैं बातचीत करूं तो अगर हम खूब सारा पानी पिए, हम धूप में निकलने से पहले किसी प्रकार के सनस्क्रीन का उपयोग करें, तो छाते का उपयोग करें तो वो बेहतर रहेगा। उससे काफी सारी समस्याएं हमारी कम हो जाएंगी। जी दुबे जी, सवाल जी
आपने अभी चूंकि नाक से खून आने की जो बात कही है, क्या ये खून का जो स्राव होता है, जो रक्त स्राव होता है जो नाक से निकलता है, वो इतना ज्यादा हो सकता है कि रक्त की कमी हो जाए? रक्त की कमी होने की संभावना इसमें कम रहती है। हाँ, अगर हमने वहाँ पे खून बह रहा है और हमने वहाँ पे अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश करी और हमारे नाखून बहुत बड़े हैं और उससे और ज्यादा चोट लग गई तो काफी खून बह सकता है, लेकिन इससे खून की कमी नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंगूठे और अपनी उंगली से अपने नाक को बंद करना चाहिए और अपने मुंह को गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए और तुरंत से तुरंत अपने कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर पर ही अपने नाक में बह रहे खून को रोक सकते हैं। हाँ, जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल और कर लेती हूँ। इन गर्मी के दिनों में लोग अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं? कुछ छोटे मोटे टिप अगर आप दे दें सुझाव के तौर पर। देखिए, सबसे पहली बात, गर्मी में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ रहती है वो ये कि हमें पसीना बहुत आता है। पसीने के माध्यम से शरीर में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि सारा पानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अगर हम खूब सारा पानी पिए और लंबे समय के लिए धूप में ना रहे तो हम अपने आप को गर्मी के ज्यादा से ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं उनसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं काफी आसानी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बार हमें जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम 8 गिलास पानी तो यूं भी पीना है, लेकिन ज़्यादातर अगर 8 से ज़्यादा आप पी सके। हमारे साथ जुड़े हुए थे दुबे जी, डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे, ENT स्पेशलिस्ट, उदयपुर से सीधे हमसे चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुस्कुरा रहे थे निरंजन जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ याद आ गया होगा। तो दिन में तारे दिखाएं या चांद दिखाएं मैं आपकी कविता का ही जिक्र कर रही हूँ। चांद पर बहुत खूबसूरत आपने कविता लिखी है, थोड़ी देर पहले आप गुनगुना भी रहे थे, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को भी हम शेयर करते चले। बिल्कुल मैम, मैं कविता पढ़ता हूँ। मैंने तुमको कभी तुम नहीं कहा, चांद कहा। चांद को कभी चांद नहीं कहा, तुम कहा। मैं उलझा ही रहा हमेशा तुम में और चांद में। मैं कभी पहचान ही नहीं पाया आखिर कौन क्या है। तुम चांद हो या फिर तुम भी तुम हो और चांद भी तुम हो। क्या बात है। कैसे इतने सालों में आपको महसूस हुआ होगा ना कि आप एकदम परिपक्व, या परिपक्व तो खैर कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ परिपक्वता आती चली जाती है। मैम, साहित्य में ऐसा होता है, जो मेरा अनुभव है कि खुद को मानना पड़ता है। हम जितने साहित्यकारों से मिलेंगे और हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो निसंदेह हमारे साहित्य में परिपक्वता आएगी और हम निखरेंगे। मतलब ये तय है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है, और अच्छे पढ़ने के साथ अच्छी संगत भी मायने रखती है। तो आज के समय में युवा जब इंजीनियर, डॉक्टर और एक अच्छी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने के या MNC कंपनी में काम करने के बारे में सोचता है, और आपने ये सोचा, ऐसे कैसे? मैम देखिए, मैं ये मानता हूँ हमें भविष्य के लिए अगर किसी को IAS बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये व्यक्ति खुद चुनता है। लेकिन अगर कवि आपको बनना है या लेखक आपको बनना है तो कविता और कहानी और उपन्यास खुद आपको चुनता है। अच्छा। अगर आपके अंदर कविता का बीज है तो आप कहीं भी होगे, अगर आप एक अधिकारी भी होगे तो आप कविताएं लिखने लगेंगे, वो बीज आपके अंदर वृक्ष बना लेगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साहित्यकार हैं जो कि बहुत बड़े अधिकारी होते हुए बहुत बड़े कवि और लेखक हैं। यानी कि ये कि एक कवि उसके समानांतर दूसरा सपना बुन सकता है। तो निरंजन जी ने क्या सपना बुना है कवि रहते हुए? जी मैम, मैं एकेडमिक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। शायद यही सफर गंजबासौदा से दिल्ली लेकर गए आपको। जी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा दर्शक ये भी जाने कि इस शिक्षा के क्षेत्र में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। जी मैम, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से की थी, उसके बाद मैं भोपाल आया। तो भोपाल के इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन भोपाल से मैंने ग्रेजुएशन की हिंदी में, और अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस से MA इन हिंदी कर रहा हूँ। कहाँ तक आप किन मंचों तक पहुँच चुके हैं और किन किन लोगों के साथ अपने कविता पाठ किया होगा, उससे अगर मैंने ओपन माइक बहुत सारे किए हैं, और ऐसे कोई बड़े मंचों पे तो अभी तक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे साहित्यकारों से जो पर्सनल मिलन जुलन है वो बहुत ज़्यादा है। साहित्यकारों के पास आना जाना, उनसे मिलना, अपनी बातचीत करना और अपनी कविताएं चेक कराना, अपना जो लिखा उसको साझा करना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये सफ़र आपका चलता चला जाएगा, और हम अगले किसी रोज़ जब मिलेंगे ना, तब आप अपने मंचों का हमारे साथ अनुभव साझा कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको यही शुभकामनाएं दूंगी दूरदर्शन परिवार की तरफ से, और खूब अच्छी आप कविताएं गढ़ें, और अगली बार हम जब आएँ तो सुनेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और मिनल जी जाने से पहले मैं चाहूँगी कि छोटी सी अगर आप सलाह देना चाहें रक्तदान से जुड़े हुए।
हाँ, रक्तदान से जुड़ी हुई मैं सारे दर्शकों को ये सलाह देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने आप को बहुत स्वस्थ रखें, जिसकी बात शुरुआत से हम कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप रक्तदान कर सकेंगे। यूथ हमेशा आगे आए रक्तदान के लिए, क्योंकि जो 18 साल का व्यक्ति है वो 65 साल तक हमें रक्तदान कर सकता है। ये खास तौर से याद रख लीजिएगा, और कोई भी कर सकता है। कोई जब भी आप कर फॉर्म सकता भरेंगे है। तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ। मोनल सिंह जाट जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो इस विषय पर चर्चा कर रही थी। तो जाने से पहले याद रखिए कि रक्तदान करके हम किसी और की मदद नहीं कर रहे होते, ये तो आप निकाल ही दीजिए, खून से खून का रिश्ता तो बढ़ ही जाता है। हाँ, हम अपनी मदद भी कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मुझे यही दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।